आज हम इस पेपर की अंतिम यूनिट 4 को शुरू कर रहे हैं। इस यूनिट का टाइटल है मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर और पहला टॉपिक इस यूनिट का लॉरेंज फोर्स है। लॉरेंज फोर्स क्या है? जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी भी आवेश पर कार्यरत बल F बराबर QE होता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि आवेश पर विद्युत क्षेत्र में कार्य करने वाला बल केवल आवेश की अवस्था पर ही निर्भर करता है, यानी कि उसकी स्थिति क्या है। यदि आवेश विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में है या विद्युत क्षेत्र की रेंज में आ रहा है तो उस पर निश्चित रूप से यह बल कार्य करेगा। इस बल के लिए आवेश की गति का होना आवश्यक नहीं है, परंतु यदि आवेश पर लगने वाला बल उसकी गति पर भी निर्भर करे, गति की अवस्था पर भी निर्भर करे, तो उस प्रकार के बल को चुंबकीय बल कहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पर लगने वाला बल उस आवेश को गति प्रदान करता है, उसे मोशन देता है। परंतु यदि चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेश पर बल लगता है तो वह बल उस आवेश के पथ को विक्षेपित कर देता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण अनुभव किए जाने वाला बल एक तरह से डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, वह उसके पथ को परिवर्तित कर देता है, जबकि विद्युत क्षेत्र के कारण कार्यकारी बल उसको गति प्रदान करता है। तो इस प्रकार यदि आवेश का मान Q0 है और वह v वेग से गतिशील है और वह किसी बिंदु से गुजरते वक्त डिफ्लेक्टिंग फोर्स का अनुभव करे, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र स्थित है और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल FB = Q0 × V क्रॉस B होता है। V आवेश का वेग है, Q0 आवेश का मैग्नीट्यूड है और B मैग्नेटिक इंडक्शन या चुंबकीय प्रेरण है। तो इस एक्सप्रेशन से यह पता पड़ता है कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण कार्यरत बल आवेश की दिशा या आवेश के वेग V व चुंबकीय क्षेत्र B से जो प्लेन बनता है उस प्लेन के लंबवत यह बल कार्य करता है। यदि आवेश के वेग व चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच में जो एंगल है वो थीटा हो तो मैग्नेटिक फोर्स FV = Q0 VB sin थीटा होता है, और यदि थीटा = 0 हो या 180 डिग्री हो, यानी कि V व B एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा के अनुदिश हो, ये एक ही दिशा में हो सकते हैं और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, तो उस स्थिति में मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला बल 0 होगा, क्योंकि थीटा = 180 या 0 होगा, और उस स्थिति में FB का मान 0 होगा। यह आवेश पर कार्यरत न्यूनतम बल है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। जबकि
यदि V और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण कार्यरत बल अधिकतम होता है, यानी कि F मैक्सिमम इक्वल टू Q0VB होता है। इससे स्पष्ट है कि जब V और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तब चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेश पर लगने वाला डिफ्लेक्शन फोर्स या डिफ्लेक्टिंग फोर्स, विक्षेपण बल अधिकतम होता है, यानी कि वह उसे अधिकतम अपने पथ से विक्षेपित कर देता है। और यदि आवेश इस प्रकार के क्षेत्र से गुजरे जहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों तो आवेशित कण पर कार्यकारी परिणामी बल चुंबकीय बल और विद्युत बल के योग के बराबर होगा, यानी कि F इक्वल टू FE प्लस FB वेक्टर योग के बराबर होगा। ये वेक्टर साइन यहां हमने लगा रखा है। इसका मतलब जो नेट फोर्स कार्य करेगा वो होगा Q0E प्लस Q0V क्रॉस B और F इक्वल टू Q0E प्लस V क्रॉस V। इस बल को जो किसी आवेश पर विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है उसे लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि लॉरेंज फोर्स वह फोर्स है किसी आवेश पर जो कि विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों के कारण ही उत्पन्न होता है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे और यह आप अपनी पुरानी क्लास में पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। पहला टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए 3 नियम दिए जाते हैं, जिसमें पहला नियम है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू लॉ, मैक्सवेल का पेच नियम। तो इस नियम के अनुसार यदि दक्षिणावर्त कॉर्क पेच दाहिने हाथ से इस प्रकार घुमाया जाए कि चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में पेच आगे बढ़े, तो जिस दिशा में हाथ का अंगूठा घुमाना पड़ता है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। यानी कि हम राइट हैंड से कोई स्क्रू ले लें और उस स्क्रू को इस प्रकार घुमाएं कि वह जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है उस दिशा में आगे बढ़े, तो जो अंगूठे का कर्ल है, अंगूठे का घुमाव जो है वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगा। और दूसरा नियम है राइट हैंड पॉम लॉ, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। तो इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि हाथ का अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा को प्रदर्शित करे, तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी कि यदि हम सीधे हाथ से चालक को इस प्रकार पकड़ लें, धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ लें कि जो अंगूठा है वह धारा की दिशा में हो, तो जो उंगलियों का घुमाव है या उंगलियों का कर्ल है वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करता है। और तीसरा नियम है राइट हैंड पाम रूल फॉर सर्कुलर करेंट्स। तो सर्कुलर करेंट्स के लिए राइट हैंड पाम रूल क्या है कि यदि किसी वृत्ताकार चालक कुंडली में धारा की दिशा दाहिने हाथ की बंद उंगलियों की दिशा में हो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खिंचे हुए अंगूठे द्वारा प्रदर्शित होगी। यानी कि यदि वृत्तीय धारा किसी चालक से बह रही है तो हम राइट हैंड से उस चालक को इस प्रकार पकड़े कि उंगलियां, दाएं हाथ की उंगलियां, राइट हैंड की उंगलियां धाराओं की दिशा को प्रदर्शित करें, धाराओं की दिशा में हो दाएं हाथ की उंगलियां, तो जो खिंचा हुआ अंगूठा है
वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो पहली प्रॉपर्टी यह है चुंबकीय क्षेत्र की, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार ज्ञात की जाती है, उसके लिए यह 3 वेल नोन रूल्स हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। तो किसी बंद पथ C के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखा समाकलन, जिस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड का रेखा समाकलन व्यक्त किया जाता था, उसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड का भी रेखा समाकलन B.dl के इंटीग्रल द्वारा व्यक्त किया जाता है। और इस B.dl का मान स्थितियों पर निर्भर करता है कि विभिन्न स्थितियां क्या हैं, उन स्थितियों के अनुसार इसका मान होगा। तो पहली स्थिति हम यह ले रहे हैं कि बंद पथ के अनुदिश रेखा समाकलन जिसके अंदर धारावाही चालक स्थित न हो, यानी कि पहला केस यह है कि बंद पथ इस प्रकार से है कि बंद पथ में धारावाही चालक नहीं है, धारावाही चालक बंद पथ से बाहर है, तब लाइन इंटीग्रल का मान क्या होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन इस प्रकार के बंद पथ में ज्ञात करने के लिए हम इस PQRS इस बंद पथ की कल्पना कर रहे हैं, जिसमें हमें P से Q, Q से R, R से S और S से P की ओर चलते हुए बंद पथ को कंसीडर करना है। ये एक तरह से देखा जाए तो वृत्तीय चापों PQ और RS से बना हुआ बंद पथ है। और इस बिंदु ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के लंबवत तल में इस बंद पथ के बाहर धारावाही चालक उपस्थित है। आप यहां से ये धारावाही चालक यहां उपस्थित है। तो हम इस बंद पथ के अनुदिश यदि B.dl का मान ज्ञात करना चाहें तो पहले P से Q तक, फिर Q से R तक, फिर R से S तक, फिर S से P तक B.dl का मान ज्ञात करना होगा। यानी कि पूरे या संपूर्ण पथ के लिए B.dl इक्वल टू P2Q B.dl प्लस Q2R B.dl प्लस R2S B.dl प्लस S2P B.dl होगा। और हम जानते हैं कि धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र μ0 I ओवर 2 पाई R होता है। तो PQ पथ के लिए PQ पथ ये बिंदु P इस बिंदु से R1 दूरी पर स्थित है, जबकि बिंदु R इस पॉइंट से जिससे धारावाही चालक गुजर रहा है R2 दूरी पर स्थित है। और इस चित्र से हम देखते हैं कि यह जो P, Q और SR आर्क, दोनों आर्क जो हैं वह इस बिंदु O पर अल्फा कोण बना रहे हैं। तो इस PQ पथ के लिए B बराबर μ0 I ओवर 2 पाई R1 होगा और dl का मान PQ के बराबर होगा। और इस स्थिति में हम देखते हैं कि थीटा बराबर 0 है, चूंकि यदि हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ज्ञात करना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन B dl की दिशा में ही होगी, यानी कि जो PQ की दिशा में होगी। इस प्रकार B और dl एक दूसरे के पैरेलल होंगे और थीटा का मान 0 होगा। तो PQ पथ के लिए B का मान μ0 I ओवर 2 पाई R1 है, dl इक्वल टू PQ है और थीटा का मान 0 है। इसी प्रकार QR पथ के लिए थीटा 90 डिग्री है और थीटा के 90 डिग्री होते ही cos 90 का मान 0 हो जाता है। इसलिए ये जो टर्म है सेकंड इक्वेशन नंबर 1 में ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है और यहाँ पे B के मान को कंसीडर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जबकि RS पथ के लिए पुनः हम देखें कि RS और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बीच में एंगल
180 डिग्री का है। हम पथ को मैग्नेटिक फील्ड की या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए थीटा का मान 180 होगा और आर एस पथ के लिए बी का मान μ0I/2πr2 होगा और एस पी पथ के लिए यह दोबारा से थीटा का मान 90 डिग्री होगा, जिससे कॉस थीटा 0 हो जाएगा। यानी कि इस इक्वेशन नंबर 1 में जो इंटीग्रेशन दिया है उसमें सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म दोनों ही 0 होंगी, केवल फर्स्ट और थर्ड टर्म बच जाएंगी और फर्स्ट और थर्ड टर्म के मान इस प्रकार यहाँ जो लिए हैं हमने बी और डी एल और थीटा के मान इसमें रखें और इस इक्वेशन 1 को सॉल्व करें तो बी डॉट डी एल पी क्यू आर एस पी इस बंद पथ के लिए μ0I/2π इंटू पी क्यू ओवर R1 माइनस RS/R2 प्राप्त होगा। और PQ जैसा कि हमने बताया था कि PQ आर्क है, यह एंगल थीटा है, तो हम PQ का मान याद करें तो PQ इक्वल टू चाप बराबर R1 त्रिज्या इंटू एंगल, R1 अल्फा होगा, PQ इक्वल टू और RS इक्वल टू R2 अल्फा होगा। और इस प्रकार हम PQ और RS के मान रख दें तो इंटीग्रेशन B डॉट डी एल इक्वल टू μ0I/2π इंटू R1 अल्फा ओवर R1 माइनस R2 अल्फा ओवर R2 प्राप्त होगा और R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा और अल्फा माइनस अल्फा और अल्फा माइनस अल्फा 0 होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि B डॉट डी एल का इस क्लोज पथ के लिए मान 0 प्राप्त होता है। तो सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के बंद पथ जिनमें धारावाही चालक उपस्थित नहीं हो तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन सदैव 0 प्राप्त होता है, अर्थात B डॉट डी एल का रेखा समाकलन 0 के बराबर प्राप्त होता है। और अगली प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।